वाक्य के स्वरूप का तथा मैम वाक्य, अक्षर, शब्द और वाक्य के स्वरूप का ज्ञान तथा यस मैम, आगे। कौशल का विकास करना है। नंबर 2, स्वरूप का ज्ञान। लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना। लेखन विधि और प्रविधि से, टेक्निक, मेथड और टेक्निक से अवगत कराना और उसका अभ्यास कराना, प्रैक्टिस कराना। क्या मैम लेखन विधि व प्रविधि, मतलब राइटिंग मेथड और टेक्निक से अवगत कराना, नोन कराना, जानकारी कराना और उसकी प्रैक्टिस कराना। नंबर 4, लेखन से भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी को डेवलप करना। अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। हाँ बोलो। लेखन से भावों एवं विचारों से अभिव्यक्त करना। विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता, विकास किसका करना है? योग्यता का। किस योग्यता का? अपने भाव और विचारों को स्पष्ट करना। भाई आपके माइंड में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके पास अच्छी भाषा नहीं है, राइटिंग स्किल नहीं है, तो आप अपने महत्वपूर्ण विचार को भी आकार नहीं दे सकते, आप केवल सोचकर रह जाएंगे। समझ में आया? और जब आप में लिखने की क्षमता अच्छी होगी, तभी तो एक छोटा सा आइडिया और एक बहुत सुंदर उपन्यास में बदल जाता है, बहुत अच्छी कहानी में बदल जाता है, बहुत अच्छी कविता में बदल जाता है। समझ आई बात? बताओ। यस मैम, यस मैम। हाँ, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो कि जो शब्द है आपके पास दिमाग में, माइंड में क्या है? आइडिया। उस आइडिया को यदि अच्छी तरीके से लिख दिया जाता है, तभी तो वो रचना बनती है, कविता बनती है, निबंध बनता है। और यदि आप उसके लेखन में, आपके में दम नहीं होगा, तो महत्वपूर्ण विचार भी ऐसे लगेगा क्या बकवास लिखा है। आगे लिखो। लेखन से भौतिक क्षमताओं का विकास करना। लेखन शिक्षण की विधियों के नाम लिख लो, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। मैम लेखन ये से, पॉइंट, लेखन से हाँ, क्या बोले मैम? लास्ट वाले को फिर बोले। लेखन शिक्षण की विधियां। नहीं मैम, इससे पहले बोले ना आप, लेखन से भौतिक कुछ इस तरह से लेखन से करके। भौतिक क्षमताओं का क्षमताओं का विकास करना। विकास लेखन करना, से भौतिक क्षमताओं का विकास करना। हाँ, ये लड़की सही समझती है। मुस्कान है क्या? प्रीति। प्रीति, अच्छा, ये भी ठीक। हाँ, मुस्कान भी काफी सही जवाब देती है। नंबर 1, अक्षर के रूप की अनुकरण विधि। नंबर 2, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। क्या मैम विकास करने के बाद क्या टॉपिक बोले? अब लेखन शिक्षण की विधियां। लेखन शिक्षण मतलब आप बच्चे को लिखना सिखाएंगे, तो कैसे सिखाएंगे? ये टीचर, तुम्हारा सब काम टीचर से रिलेटेड है, तो एक टीचर को बच्चे को लिखना सिखाना है, तब वो कैसे सिखाएगा? उसको क्या क्या टेक्निक यूज करनी होगी, ठीक है? क्योंकि तभी तो ट्रेनिंग होगी। भाई ट्रेनिंग में पहले तुम सीखोगे, फिर सिखाओगे।
तो पहला अक्षर के रूप की अनुकरण विधि, कि जैसा वर्ड या लेटर है उस लेटर का एकदम सेम इमिटेशन, ठीक है, अक्षर के रूप की अनुकरण विधि। दूसरी मॉन्टेसरी विधि, अक्षर के रूप की अनुकरण विधि, इमिटेटिव राइटिंग या मेथड, कुछ भी लिख लो। मैम दूसरा क्या बोले? मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि इटली की एडुकेशनिस्ट थी। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि ये है कि मारिया मॉन्टेसरी, जैसी मॉन्टेसरी जो अब कॉन्वेंट स्कूल्स कहलाते हैं, पहले मॉन्टेसरी स्कूल्स हुआ करते थे जो इंग्लिश भी पढ़ाते थे, उनको मॉन्टेसरी कहते थे। और मारिया मॉन्टेसरी का ये मेथड था वो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये स्पेशली छोटे। किंडरगार्टन विधि इन्हीं का था ना मैम? किसका? किंडरगार्टन नहीं, किंडरगार्टन दूसरे थे, उसी टाइम उस सेम वो था। ये मॉन्टेसरी महिला थी और इसके इन्होंने जो मेथड निकाला था वो साइकोलॉजिकल मेथड था। इसीलिए जितने भी हम प्लास्टिक है, लकड़ी है, इन्होंने जैसे आवर सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हमारा मानना ये है कि हमारे जो सेंस हैं वो हमारी नॉलेज का प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ, आंख, कान, ये सब क्या है, हमको सिखाते हैं साइकोलॉजिकली। तो इसलिए बच्चों को पहले प्लास्टिक या किसी हार्ड मटेरियल, लकड़ी टाइप का चीजों से बनाया जाए, उनको उसके ऊपर पेंसिल करवाई जाए, जिससे धीरे धीरे बच्चों की उंगलियों को प्रैक्टिस पड़ जाती है एक सेम पैटर्न को कॉपी करने का, ठीक है। तो वो मॉन्टेसरी मेथड कहलाता है। ये साइकोलॉजिकल भी था और प्रैक्टिकल भी था। नेक्स्ट है जेकोटॉट शिक्षण विधि। जेकोटॉट इसमें मेथड है कि आपने जैसे सपोज आपके टीचर ने लिखा, अब छात्र एकदम टीचर का लिखा हुआ कॉपी करने की कोशिश करता है, बार बार सेंटेंसेस को मिलाता है और कई बिना देखे हुए भी वो उस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इसमें हम प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि प्रैक्टिस करने से लेखन बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधि या साइकोलॉजिकल मेथड। तो इसमें जितनी भी वर्णमाला है उसके अलग अलग शब्दों को मतलब बताया जाता है, जिनका अर्थ है उनको मिलाकर नए शब्द, जो बहुत सारे प्रयोग किए हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, और उसके आधार पर बालकों को पहले सही शब्द या सार्थक शब्द और उसके बाद उनको वाक्य लिखने की प्रैक्टिस करवाई। कुल मिलाकर ये बच्चे के मनोविज्ञान का अच्छी रीडिंग करने के बाद ही पॉसिबल था। इसीलिए शिक्षा में जब जब मनोवैज्ञानिक बातें आई, मनोवैज्ञानिक तरीके ही अपनाए गए। नेक्स्ट आता है पेस्टोलॉजी विधि। ये भी बहुत बड़े एडुकेशनिस्ट थे और इन्होंने भी शिक्षा कैसी हो, हर तरीके की चीजें, पेस्टोलॉजी की हार्मोनियस डेवलपमेंट भी इन्होंने बच्चे के लिए हार्मोनियस डेवलपमेंट माना,
और उसके लिए भाषा भी एक बहुत बड़ा साधन है। आप कितने भाषा का मेन बात होती है, जितने भी लैंग्वेज के टीचर होते हैं जिनका विषय भाषा है, उनकी भाषा अपने आप में प्रभावशाली होनी ही चाहिए। अन्य विषयों के अध्यापक की भाषा भी यदि प्रभावशाली होती है तो उनका शिक्षण ज्यादा प्रभावी होता है। ऐसा मानते हो या नहीं? बताओ, तुमने इतना पढ़े हो, किसी भी विषय का समझने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो भाषा का है या नहीं? बताओ। है मैम। है। यस मैम। कैसे? एक एग्जाम्पल दो। अगर कोई भाषा सरल रहेगा तो उसे समझ सकते हैं। हाँ, भाषा सरल रहेगा तो समझ सकते हो, क्योंकि हाँ, और बोलो। स्थानीय भाषा में कोई भी चीज समझने में आसानी होता है मैम। खाली अगर जब प्राथमिक शिक्षा कर रहा हो कोई, तो रीजनल लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ठीक है कि लेकिन चाहिए मैम। हेलो मैम। हाँ, हेलो। पढ़ाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए किस कक्षा के बच्चे को हम पढ़ा रहे हूँ, उस वेरी गुड। अनुरूप हाँ भाषा का हाँ, प्रयोग बिल्कुल करना ठीक। चाहिए। हाँ, कि हम किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों के साथ यदि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारी भाषा जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। समझ आया? यही हम किसी बड़े स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके आगे हम बच्चों जैसी भाषा यूज करेंगे तो वो बच्चे हमारा मजाक बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड भी अपने आप में बहुत मैटर करता है। आपकी भाषा और शब्दावली, समझ में आया? भाषा और शब्दावली, आप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्लास बड़ी है तो आपको वोकेबलरी हाई होनी चाहिए, शब्दावली आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और यदि बच्चे छोटे हैं तो उनको जनरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे पूर्व ज्ञान नहीं है उसको चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, न ग्रास्प कर पाते हैं। ठीक है? तो पेस्टोलॉजी भी विद्वान थे, एडुकेशनिस्ट रहे हैं, और उसमें पढ़ोगे भी, नेक्स्ट शायद सेकंड सेमेस्टर में है पेस्टोलॉजी। ये इनका जो मेन मतलब था, इन कहने का मतलब था कि हमको कैसे चलना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की तरफ। तो पहले बच्चों को सरल चीज बताई जाए और उसके बाद उससे मिलती जुलती हुई कठिन चीज बताई जाए, तो वो क्या होगा, बच्चे के लिए पूर्व ज्ञान का काम करेगी और बच्चे को समझने में आसानी होगी। ठीक है? तो ये भाषा एकदम व्यवहारिक चीज है, जो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। एक टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी क्लास का हर बच्चा मेरी बात से सेटिस्फाई हो और जैसा मैं उससे रिजल्ट चाहता हूं वो संभव हो। तो नेक्स्ट, अब ये 5-6 चीजें हो गई। इसके अलावा कि राइटिंग में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं बताओ जरा बच्चों की। पहले तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो लिख नहीं पाते, उनका ये जैसे उंगली होता है या फिर काम नहीं करता है, तो वो पहले उसका आदी होते हैं लिखने का, अक्षरों को सही से पहचान कर लिखने का। हाँ। मैम मैम बहुत सारे हाँ, बोलो। हमारे क्लास में ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जिनको डिस्ग्राफिया होता है, तो ये सब को भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, देखिए वो तो चाइल्ड टू वो तो स्पेशल नीड वाला हो गया। यदि बच्चे को किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है तो हमने उनका डिवीजन अलग कर दिया है। वो बच्चे स्पेशल नीड में आते हैं। ठीक है? वो जो बच्चे नॉर्मल हैं उनमें भी राइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है,
ऐसा आप 10 बच्चे ले मात्राओं लीजिए का और 10 बच्चों का टंग अलग होगा, होता है या नहीं? यस मैम। जी मैम। 10 तो 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का राइटिंग अलग होता है क्या कि उसके लिए कोई हेलो। एक सेट टेक्निक। हेलो, यस मैम। हाँ बोलो। हाँ तो मैम जैसे होता क्या है, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ बोलो। आवाज नहीं मैम आ रही, ऐसे लग हम रहा है लोग कोई साथ चीज में कोई नए बैंड नए बजा रहा है। हाँ जैसे हम लोग कोई चीज नया सीखते हैं ना तो ऊपर लगता है, मतलब चीज तो कोई बच्चा को कोई नया सिखाना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई बीच लिखाई बीच में ऐसे लग अननोइंग रहा है है सितार बज रहा है। अच्छा हाँ ये नेटवर्क। हाँ ये सिंपल, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यही तो मेथड है कि आप पहले सरल बताइए, जब कठिन बताएंगे तो जो आपने उसको सरल बताया है वो उसका प्रीवियस नॉलेज का बेस बना देगा और जो कठिन है उससे वो रिलेट कर लेगा और वो कठिन चीज को भी सीख लेगा। अदरवाइज आप सीधा उसको कठिन चीज सिखाइएगा तो उसका प्रीवियस नॉलेज से टच नहीं होगा, तो उसके लिए वो हार्ड होगी चीज और उसमें संभावना है कि वो उसको नहीं सीख पाए या बहुत ज्यादा टाइम ले। इसलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड रहा कि आप सिंपल सिखाइए, फिर कठिन के लिए सिंपल को उसका प्रीवियस नॉलेज बेस बना दीजिए तो वो अपने आप कठिन चीज को भी इजीली सीख लेगा। और क्या क्या होता है? हेलो मैम। मात्रा का हेलो सही मैम। ज्ञान ना हाँ होना मैम। बोल रहे थे ना कि हमको हाँ थोड़ा लेफ्ट होना इसीलिए था नहीं मैम। चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का हाँ मात्रा हो का जाओ। ज्ञान नहीं हो पाता सही ठीक, सही थैंक ढंग यू से। मैम। मैम पेस्टोलॉजी विधि के हाँ बाद क्या लिखाए थे, कट गया था। अच्छा, पेस्टोलॉजी के बाद मैंने ये लिखवाया था, लिखने में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं बताओ। बिल्कुल वही साधारण मात्रा का बात है, सही ज्ञान ना प्रैक्टिकल। होना मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। मात्रा का सही ज्ञान ना होना, हाँ हाँ क्योंकि नहीं, अभी भी यहाँ हम मतलब बहुत सारे। भाषा, यहाँ हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लेखन की कमियां बता रहे हैं कि जो बच्चे लिखते हैं कोई शब्द पूरा नहीं लिखता, किसी के शब्द इधर भागे भागे घूमते हैं, किसी के अक्षर बिल्कुल चिपक जाते हैं, कोई पूरा नहीं लिखता, कोई ऊपर लाइन नहीं करता और जगह जगह से टूटे टूटे लिखते हैं, शुद्ध नहीं लिखते, उनके जो राइटिंग लेटर्स हैं वो सिमिलर नहीं होते, एक से नहीं होते, एक सी तो लाइन नहीं होती ऊपर। तुम भी यदि प्लेन पेज पे लिखते हो तो क्या सीधी बना सकते हो? राइटिंग तुम्हारी एकदम स्ट्रेट आती है या ऊपर नीचे होती है? थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हो जाता है, हाँ आदत नहीं है इस हाँ कारण से। ये हाँ आदत नहीं है। तो जब हम अच्छी ज्यादा लिखते हैं और एक शुरू से हमको फर्स्ट डे से ये चीज बताई जाती है कि आपकी राइटिंग कम से कम एक पेज की A4 साइज का पेज से ज्यादा नहीं होता, कि आप उस पर इतना तो एक साथ लिखना सीखिए कि आप सीधा लिख सकें प्लेन पेज पर बिना लाइन के। मतलब आपकी हैंड राइटिंग में आपकी राइटिंग ऐसी टाइप की हो कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, एकदम एक से होंगे तो लाइन सीधी हो जाएगी। तो तो मैम इसमें तो भी तो गलतियां अवस्था में हमें अगर अच्छा से नहीं बताया गया कि किस तरह लिखना चाहिए या हमें तो तुम लेखन अच्छे से बता। हाँ 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 देखो दिया गया यही हो। तो ट्रेंड टीचर्स का, हम हिंदुस्तान में ट्रेंड टीचर्स का अभाव इसीलिए तो आज भी दिखाई देता है। और आज सबसे ज्यादा जरूरत इसीलिए कहा जाता है कि जो बीएड नहीं करेगा उसको टीचर नहीं बनाएंगे। उसके पीछे यही साइकोलॉजी और मेंटेलिटी काम करती है कि ट्रेनिंग में जाने के बाद बच्चे को कम से कम ये पता चलता है कि ये सारी चीजें शिक्षा से रिलेटेड हैं, क्लासरूम से रिलेटेड हैं, टीचर, करिकुलम, स्टूडेंट से और रिलेटेड हैं, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो उस बच्चे को जब वो नॉलेज होती है, जब वो टीचर बनेगा तो निश्चित रूप से वो उन चीजों को अपने बच्चों पर जरूर अप्लाई करेगा। जिसे पता ही नहीं है वो क्या करेगा? मैम तो इसमें हाँ ऐसा होता है ना कि मतलब पेन पेन पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए या फिर बिल्कुल बिल्कुल, और ये सुझाव में आएगा कि अब लेखन को मैम हम इसमें कैसे सही बना सकते हैं। हाँ बताओ। प्रारंभिक में हम लोग
इसमें उंगली पकड़कर लिखना सिखाते हैं बच्चों लोग को, ताकि जब वो लिखना वही सीख जाते हैं मतलब, और फिर बैठने मतलब अगर तो फिर सही ढंग से अगर हम नहीं बैठेंगे, जगह कंजस्टेड हम्म रहेगा तो हम्म मतलब थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। लिखने में दिक्कत होता है। बच्चे के आगे आप उसके साइज का स्टूल या टेबल या कुछ इस टाइप का रखिए। आप उसको पेन, बढ़िया पेंसिल पकड़ाइए। आप उसको सही पोस्चर दीजिए कि उसको इतना झुकना होगा और ऐसे लिखना होगा। तो ये कब होगा कि जब आप लेखन से संबंधित परेशानियों को जानते होंगे और उसके सुधार के तरीके जानते होंगे, तभी तो करवाएंगे। क्योंकि जब आपको ही नॉलेज नहीं होगी तो आप छात्रों को क्या ज्ञान देंगे। जब आपको नॉलेज होगी तो आप गार्जियन को कहेंगे कि भाई बच्चे को पढ़ाने बिठा लिए तो उसके लिए ये व्यवस्था करिए। बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, तो आपको घर में बच्चे के लिए स्टूल जैसा कुछ होना चाहिए, हार्ड सरफेस जिस पर रखे वो। क्योंकि शुरू में यदि बच्चे का राइटिंग अच्छा हो गया, उसको सही तरीके का ले, तो ये फॉर एवर के लिए है। ये स्किल ऐसा थोड़ी है कि वो भूल जाएगा। एक बार उसका जो राइटिंग डेवलप हो गया हमेशा रहेगा। और सुंदर हैंड राइटिंग, लिखना पढ़ना सब जानते हैं। ये अलग बात है कि अब कंप्यूटर ने इन चीजों को थोड़ा सा इजी कर दिया, और इसका प्रयोग बढ़ा भी इसलिए कि लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो वो ये सोचते हैं कंप्यूटर से निकाल दो। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है वो तो हाथ से भी लिख सकता है बढ़िया। तो हमने एक ये अपनी कमी को छिपाने के लिए ज्यादा कंप्यूटर का और उस टेक्निक का मैं यूज कर लिया कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, स्पेशल लेटर निकाल लो, नीचे साइन कर देंगे। चलिए, तो ऐसे ही सुझाव होते हैं कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं, तो इसमें यही सारी चीजें आएंगी। ठीक, अब आता है भाषा कौशल की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो लिख लो, निर्दिष्ट स्वाध्याय क्या है। निर्दिष्ट स्वाध्याय, सुपरवाइज्ड स्टडी। मैम एक बार फिर से बोलिएगा। निदर्शित स्वाध्याय प्रणाली, सुपरवाइज्ड स्टडी। लिखो, एक डेफिनेशन लिख लो। मैम भाषा कौशल की कौन कौन सी विधियां, उसके बाद क्या बोले? ये पद्धति बता रही हूं। निदर्शित स्वाध्याय, लिखो, निदर्शित स्वाध्याय से तात्पर्य है निदर्शित स्वाध्याय से तात्पर्य है, इंग्लिश में भी लिखाऊंगी, विद्यार्थी का समुचित निर्देशन ताकि वह कक्षा में अध्यापक के निर्देशन में काम करता हुआ कक्षा में अध्यापक के निर्देशन में काम करता हुआ स्वाध्याय की कुशल विधियों से परिचित हो सके और उन पर अधिकार प्राप्त करके उनका कुशल प्रयोग कर सके। अब इंग्लिश वाले लिख लो, सुपरवाइज्ड स्टडी
may be thought of as the direction of the student to understanding of the best techniques of efficient study and the mastery by the pass of the effective use of these techniques especially applied while he studied advanced assignments in the classroom under the guidance of the teacher. अब ये निदर्शित स्वाध्याय बच्चों को कैसे कराया जाए, बताओ कैसे करवाया जाएगा। जैसे टीचर एक कंटेंट है, कंटेंट कहते हैं जो पाठ्य वस्तु है, उसको बताते हुए छात्र छात्राओं को क्या करता है, समरी नोट कराता है। उस समरी को छात्र अपने पास लिख लेता है। फिर जब उसका विस्तृत ब्यौरा टीचर मांगता है, उदाहरण, उसकी वास्तविकता, तो उसको कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ये है निदर्शित स्वाध्याय। और अध्यापक ये देखने का भी प्रयास करता है कि बच्चा उन तथ्यों को, जो फैक्ट्स उसने डिक्टेट किए, उन फैक्ट्स को वो कितनी देर तक, कितने टाइम तक अपनी मेमोरी पावर से, स्मरण शक्ति से कितना ग्रहण करता है, ये कहलाती है निदर्शित स्वाध्याय। अब जैसे एक बार दे दिया, बच्चे को कह दिया कि 1857 में क्या हुआ था,
पहला स्वतंत्रता संग्राम। यस मैम। अब दूसरा क्या हो, अब जब सारांश दे दिया बच्चे को एक पैराग्राफ का पूरा कंटेंट बता दिया, एक स्टोरी का, एक इंसिडेंट का, एक एक्सीडेंट का पूरा घटनाक्रम बता दिया, तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा टीचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ये कब हुआ, कि ये स्वतंत्रता 1857 में हुआ। तो ये युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, इसमें किस किस ने भाग लिया, ऐसे ही तो प्रश्न होंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे को एक तरीके से एक गाइडेंस में सेल्फ स्टडी के लिए भी बेस बनाती हैं और बच्चा स्वयं पढ़ना सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उस एक तरीके से केवल टीचर क्या कर रहा है, उसे सुपरवाइज कर रहा है। टीचर एक अच्छा सुपरवाइजर भी है, उसमें वो लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकता है कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है और किन किन चीजों से बचना है। उससे क्या होता है कि इस प्रणाली से बच्चा एक तो सेल्फ स्टडी भी सीखता है और उसको एक पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे हम पूरे लेसन का या जितने भी जो भी कंटेंट है उसको हम कैसे रिवाइज्ड करते हैं। ये रिवाइज्ड करने का तरीका भी क्वेश्चनिंग से ही तो रिवाइज कराते हैं। रिकैपिचुलेशन कैसे होता है, कोई भी चीज हमने पढ़ाई उसे रिकैप्चुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, थ्रू क्वेश्चनिंग करेंगे। और क्वेश्चनिंग पूरे स्टेप वाइज फर्स्ट से लेके लास्ट तक करते चलेंगे। एक इसमें लिख लो डाल्टन योजना। हेलन पार्क हर्स्ट ने इसको करा था। और ये आधारित होती है कि सबसे पहली बात, ये डाल्टन योजना में लड़के और लड़कियों का कोई भेद नहीं होता, दोनों का सेम रहता है। केवल जो जीनियस बच्चे होते हैं उनकी गति तेज रहती है और जो कम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे भी उस चीज को, टारगेट को पकड़ सकते हैं। और स्कूल में क्या होता है, एकदम फ्री एटमॉस्फेयर होता है। बच्चा अपनी क्लास में घूम सकता है, अपने स्टूडेंट्स के साथ, साथियों के साथ डिस्कशन कर सकता है। और इसमें ये भी फ्रीडम रहती है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट साइंस को और 30 मिनट हिंदी को और 30 मिनट डांस को। इस डाल्टन मेथड में एक चीज और रहती है कि टीचर केवल डायरेक्टर का काम करता है और बाकी सारी चीजें जो हैं वो सब बच्चा स्वयं कर सकता है। तो भाषा में ये कैसे मदद करता है, सपोज जैसे हमने किसी भी राइटर की एक कविता ले ली, बताओ किसकी कविता लोगे, या लो एग्जाम्पल के लिए जो इसकी वर्किंग स्टाइल होता है, तो उसमें असाइनमेंट देके, जैसे लैब होती है, लैब टाइप से वर्क कराता है। हाँ, तो कोई बच्चे को कविता दे दी याद करने को, तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, उसको याद करेगा। उसके बाद उसके जितने भी टफ वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उनको समझेगा। और राइटिंग में क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स हैं टफ, उन टफ वर्ड्स को कहाँ से देखेगा भाई, तब जब डिक्शनरी से देखेगा, चाहे वो डिक्शनरी फोन की हो, चाहे वो डिक्शनरी कागज की हो। उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसमें क्या करेगा, उस राइटर से रिलेटेड सारी एनालिसिस करेगा। उसके बाद जितनी भी हेल्पिंग बुक्स होंगी उनको लेके खुद पढ़ेगा और पढ़ाएगा, टीचर से पूछेगा। फिर सारे बच्चे बैठकर उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उस सब को मिला करके उसको किसको देंगे, टीचर को। लेकिन ये डाल्टन जो
मेथड है, इसमें एक चीज रह जाती है कि ये सब थोड़े समझदार बच्चों के लिए काम में आने वाली स्किल है, पद्धति है, पैटर्न है। ये बहुत छोटे बच्चों का पैटर्न नहीं है। वैसे मीडियम माध्यमिक के लिए ये पैटर्न बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। एक तुमने लैंग्वेज लैब सुना है? क्या होता है लैंग्वेज लैब? हेलो, नहीं पता मैम। यस मैम। लैंग्वेज लैब, वैसे तो स्कूल्स में भी लैंग्वेज लैब होती है और ये कंडीशन भी होती है कि भाषा को सुधारने का, बच्चों की भाषा की गलतियों को सुधारने का और भाषा के विकास का, ये सारी चीजें लैंग्वेज लैब एक सिस्टम होता है। उसमें आप 10 से 20 बच्चे बैठ सकते हैं, सब कंप्यूटराइज होता है। बच्चे अपना हेडफोन लगा के, और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर अपने केबिन में बैठता है, तो वहां से कोई भी जो भी कंटेंट रिलीज होता है वो स्टूडेंट सुनता है और रेस्पॉन्स करता है। और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर अपने केबिन से उसके सही और गलत होने की इंडिकेशन देता है पहले, और उसके बाद वो उसको सही करके उसको समझाता है। तो उससे, क्योंकि आज हर चीज देखिए साइंटिफिक है, तो भाषा भी साइंटिफिक तरीके से ही चलेगी, चलेगी या नहीं? यस। तो ये एक एक तो वायरलेस रहता है सिस्टम। तुमने देखा नहीं है, वैसे पहले बीएड कॉलेजेस में लैंग्वेज लैब भी बनाई गई थी कि इसको सिखाया जाए टीचर्स को, लेकिन एक्सपेंसिव रहने के कारण और जो सिलेबस सेट किया जाता है उसमें उसकी यूटिलिटी नहीं रहती थी, इसलिए उनको अब हटा दिया। वरना पहले लैंग्वेज लैब को भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो उसमें पूरी सिस्टम होता था कि अब जैसे होता क्या है कि अच्छी, सपोज हमने हिंदी इंग्लिश, कोई किसी को भी ले लो लैंग्वेज को, ये 100% लोगों की प्रॉब्लम तो होती नहीं है भाई। जो हिंदी वाला है हो सकता है उसकी हिंदी एकदम अच्छी हो, इंग्लिश वाला है हो सकता है उसकी लैंग्वेज एकदम सही हो और उसके प्रोनाउंसिएशन में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो। और जब से ये इसका एंड्रॉयड, ये टीवी, ये फोन वगैरह में फैसिलिटीज आ गई तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई, वरना लैंग्वेज लैब स्कूलों की आवश्यकता थी। क्योंकि स्कूल्स में बच्चों की भाषा संबंधी गलतियां, होता क्या है, हम बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें अपने पर यह विश्वास नहीं होता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है। हमको ये डाउटफुल रहता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, इसलिए हम उस चीज को यूज करने से बचते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप इस चीजों से फेमिलियर होंगे तो आप उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आप चलो, पर कराते कराते मैं इतना करा गई है। चलिए फिलहाल बस इतना ही ठीक है। मैम, हाँ बोलो। इधर बारिश हो रही है, हम लेट हो जाते हैं। हाँ हो जाओ, हो जाओ। क्योंकि गाछ के नीचे है ना मैम। हाँ हाँ, नहीं नहीं घर में नहीं, पेड़ जाओ भी जाओ है। जाओ, हाँ जाओ, बस अब 10 मिनट पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं। अब आ जाइए पेपर 4 पर। और टॉपिक है मेरा शिक्षण के सिद्धांत। टीचर पढ़ाया था, टीचिंग पढ़ाई थी या नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, तो ये सब चल रहा था। उसी में शिक्षण के जनरल प्रिंसिपल्स हैं कुछ, लिख लो। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्योंकि ऐसा माना गया
कि बच्चों में एक्शन ज्यादा रहता है, तो बच्चे को जो भी कराया जाए वो एक्टिविटी के थ्रू कराया जाए, तो उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, उनकी मेंटल एक्सरसाइज रहती है, फिजिकल एक्सरसाइज रहती है, तभी तो हम कह सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द प्यूपिल इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन ऑल टीचिंग। तो एक छात्र का जो क्रियाशीलता है उस ये सिद्धांत उसकी टोटल टीचिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहला क्या हो गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत लिख लिया। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, कि बच्चे को हम जो भी दे रहे हैं प्रतिदिन का अनुभव वो उसकी लाइफ से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे की जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। इसीलिए अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी 23 में लाने हैं तो उसमें ये ऐसा प्रोविजन रखा जा रहा है कि बच्चे को 6 क्लास से ही मार्केटिंग की नॉलेज दी जाए, बच्चा सामान खरीदना बेचना क्या होता है, बिजनेस क्या, तो इस टाइप की, क्योंकि हमारी शिक्षा में। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मैम लेक्चर कितना देर चलेगा? कितना देर चलाऊं बता। मैम एक्चुअली थोड़ा सा लाइट भी कटा हुआ, बारिश हो रही है और आज फ्राइडे भी है और फिर 1 बजे से क्लास भी है ना। हाँ ठीक है, जाओ। ओके मैम। मैम अटेंडेंस बना दीजिएगा। हाँ बन जाएगी तुम्हारी अटेंडेंस, जिसे जाना है वो चले जाओ। ओके थैंक यू मैम।